कोरोना के बाद अब देश भर में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामले डराने लगे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित हो गया है और कोशिश लगातार यही की जा रही है कि कोरोना के मरीजों का सही तरीके से इलाज हो पाए, ताकि ब्लैक फंगस के ज्यादा मामले सामने न आए। देश भर की अगर बात करें तो 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है। कौन से वो राज्य हैं, आइए जानते हैं। पहले ही देश के लिए कोरोना महामारी से निपटना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन अब ब्लैक फंगस बीमारी ने लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। देश के कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, तो वहीं केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इसे महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। डरा देने वाली बात तो ये है कि देश के कई राज्यों में इस बीमारी के मरीजों की तादाद अब तेजी से बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान ये वो 3 राज्य हैं जहां पर ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। आइए सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में करीब 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 90 ब्लैक फंगस के मरीजों की जांच आ चुकी है। सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र से दवाइयां मुहैया करवाने की अपील की है। बारामती में म्यूकरमाइकोसिस की जांच का कैंप भी लगाया गया है, जिसमें 400 लोगों की जांच हुई है और उसमें से 16 लोग संक्रमित मिले हैं। एक्सपर्ट्स ने इस खतरनाक बीमारी को लेकर चेताया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में अब तक कुल 700 केस आ चुके हैं। एक ही अस्पताल से ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा मामले मिले। गुजरात में भी ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। 1200 के करीब ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। 5 शहरों के अस्पताल में भर्ती सभी फंगस के मरीज हैं। मरीजों की तादाद ज्यादा होने की वजह से एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की कमी हो गई है। मध्य प्रदेश में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक 573 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के अब तक 177 केस सामने आ चुके हैं और 10 की मौत हुई है। सरकार ने पहले ही ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। वहीं यूपी के लखनऊ में ब्लैक फंगस के 50 केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। मेरठ में भी 42 केस आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। अलीगढ़ में 2 केस सामने आए हैं। बिहार के पटना एम्स में ब्लैक फंगस के 22 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 10 और मरीजों में लक्षण दिखे हैं, जिन्हें भर्ती करने की तैयारी चल रही है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा 40 केस सामने आए हैं। मैक्स अस्पताल में 25 केस सामने आए हैं, जबकि एम्स में करीब 20 और मूलचंद अस्पताल में ब्लैक फंगस का 1 केस आया है। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच केंद्र ने आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। साथ ही केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है कि ब्लैक फंगस को महामारी के अंतर्गत शामिल करें। इससे जुड़े हर मामले को रिपोर्ट किया जाए। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते इन मामलों के बीच सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। अगर पहली स्टेज में इसका पता चल जाए तो ये बीमारी जानलेवा नहीं है और इस बीमारी से जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर लोगों में जागरूकता नहीं होगी तो ब्लैक फंगस भी कोरोना की तरह घातक बनकर उभर सकता है। जींद जिले में ब्लैक फंगस ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। हर रोज कई संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में इस बीमारी से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। देश अभी कोरोना महामारी से जूझ रहा था कि ऊपर से एक और बीमारी ब्लैक फंगस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। इस खतरनाक बीमारी ने अब हरियाणा में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के कई जिलों में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। बात जींद जिले की करें तो रोजाना ब्लैक फंगस के 1 या 2 संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की कहर से अभी निजात नहीं मिली थी कि जिले में ब्लैक फंगस की मुसीबत आ पड़ी। ऐसे में ब्लैक फंगस के साथ साथ एक और चुनौती सामने आ गई और वो है अस्पतालों में ब्लैक फंगस का इलाज संभव ना हो पाना। दरअसल जिले में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के सभी संदिग्धों को रोहतक पीजीआई रेफर किया जा रहा है, क्योंकि जिले के अस्पतालों में इस खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं, न तो कोई दवा है, न ही कोई स्पेशलिस्ट है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गोपाल का। आप खुद ही सुनिए उनकी जुबानी। ब्लैक फंगस को लेकर के इस समय काफी चिंता का विषय है। कोई ब्लैक फंगस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आते ही इसका डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पाता है। तो इसके फीचर हैं जैसे दांत में दर्द होना,
मुंह में सूजन आना, आँख में दर्द होना, सिर में दर्द होना, एक साइड में नाक रुक जाना। तो वैसे भी ये सारी स्थिति ऐसी है कि नाक पेशेंट की वैसे भी रुक सकती है, परंतु ऐसा कोई भी केस आता है जिसमें नाक के ऊपर ब्लैक स्पॉट हो, नाक रुकी हुई हो, साइनस रुके हुए हो, सिर में दर्द हो, कान में दर्द हो, दांत में दर्द हो, तो उसको हम एक एज ए सस्पेक्टेड केस लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पास उसकी सुविधा नहीं है बायोप्सी करने की, तो हमारे पास सरकार की तरफ से यही गाइडलाइन है कि अगर कोई ब्लैक फंगस का सस्पेक्टेड केस आता है तो जींद जिले को रोहतक इसके साथ अटैच कर दिया गया है, तो हम उसको रोहतक भेज देते हैं ताकि उसका टाइमली इंटरवेंशन कर सकें, बायोप्सी कर सकें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अस्पतालों से इस तरह की खबरों का सामने आना चिंता का विषय है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार अब धीमी होती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से नए मामलों में ठहराव देखा गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए और कितने लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाई, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कोरोना की रफ्तार पिछले करीब 2 हफ्ते से धीमी होने लगी है। नए मरीजों की बात करें तो कोरोना की रफ्तार थोड़ी ढीली पड़ने लगी है, लेकिन कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। बीते 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना से 2,59,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 20 मई को यह आंकड़ा 2,76,000 के पार था। वहीं रिकवरी रेट में भी अब सुधार देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो यह आंकड़ा कुछ इस तरह है। 24 घंटे में 2,59,591 केस आए हैं। वहीं 4,209 मौतें हुई हैं और इसके साथ ही संक्रमण का आंकड़ा 2,60,00,000 के पार हो गया। अभी तक कुल कोरोना मरीज जो रिकवर हुए हैं वो आंकड़ा 2,27,00,000 के पार है। वहीं पूरे देश में अभी तक 2,91,331 मौतें कोरोना के चलते हो चुकी हैं। देश में कोरोना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो यह आंकड़ा कुछ इस तरह है। 17 मई को 2,81,386 केस आए थे। 18 मई को 2,63,533 केस आए। 19 मई को 2,67,334 केस आए थे। तो वहीं 20 मई को यह आंकड़ा 2,76,070 का था और 21 मई को 2,59,591 नए संक्रमित दर्ज किए गए। देश में भले ही बीते 24 घंटे में कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन कोरोना से मौतों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ा है। 17 मई को 4,106 मौतें हुई, 18 मई को 4,329, 19 मई को 4,529, 20 मई को 3,874 और 21 मई को 4,209। देश में कोरोना के कहर के बीच अब सामने आ रहे कोरोना मामलों से शुभ संकेत मिलने लगे। एक वक्त वो भी था जब कोरोना के कहर से देश कांप उठा था। वहीं अब शासन प्रशासन के साथ साथ लोगों ने भी राहत की सांस ली है और ये सब सरकार के प्रयासों और लोगों की समझदारी का ही नतीजा है। ऐसे में आगे भी यही उम्मीद की जा रही है कि कोरोना मामलों में ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी। इसके लिए अभी भी कोरोना के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत है। देश में पिछले एक हफ्ते में संक्रमण के मामलों में कमी देखी गई है, जिसके चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर से पटरी पर लौट रही हैं। लेकिन कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से कोरोना की रफ्तार थमने लगी है। वहीं मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के मौजूदा हालात जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामले और रिकॉर्ड मौतों के बाद राहत के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती दिख रही है। प्रदेश सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन का असर अब संक्रमितों को लेकर रोजाना सामने आ रहे आंकड़ों में साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में 6,457 नए मामले सामने आए। वहीं रिकवरी रेट में भी बेहतरीन सुधार देखने को मिला। तो चलिए आपको बताते हैं प्रदेश में कोरोना के ताजा हालात। 24 घंटे में कोरोना के 6,457 नए केस सामने आए हैं। इन 24 घंटे में 129 लोगों की मौत हुई है और कोरोना संक्रमितों की रिकवरी की बात कर लें तो 14,734 लोग रिकवर हुए हैं।
प्रदेश का रिकवरी रेट इसके साथ ही 90.38% तक पहुंच गया। अभी तक की कुल मौतों का आंकड़ा 7,205 तक जा पहुंचा है। हरियाणा में कोरोना मामलों की तेज रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में जहां कोरोना की ज्यादा मार देखने को मिल रही थी, अब राहत भरे आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो चलिए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में हरियाणा के जिलों में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है। गुरुग्राम से 1091 केस आए हैं, फरीदाबाद से 379 केस आए हैं, सोनीपत से 334, हिसार से 628, अंबाला से 200, करनाल से 282, पानीपत से 136, रोहतक से 313, रेवाड़ी से 231, पंचकुला से 205, कुरुक्षेत्र से 133, यमुनानगर से 299, सिरसा से 344, महेंद्रगढ़ से 231, भिवानी से 400, झज्जर से 280, पलवल से 231, फतेहाबाद से 243, कैथल से 101, जींद से 214, नूह से 81 और चरखी दादरी से 101 नए संक्रमित सामने आए हैं। कोरोना महामारी के कोहराम से भारी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन अब प्रदेश में कोरोना मामलों के साथ साथ मौत के ग्राफ में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में सामने आए मौत के आंकड़ों पर एक नजर डालें तो 16 मई को 339 मौतें हुई थी, 17 मई को 114, 18 मई को 124, 19 मई को 153 और 20 मई को 129 लोगों ने जान गंवाई। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चरम पर जाने के बाद अब आंकड़े नीचे आ रहे हैं। महामारी के घटते मामले और काबू में आ रही संक्रमण की दर इस ओर इशारा कर रही है कि कोरोना के प्रति ऐसी ही सावधानी बरती गई तो जल्द ही इस महामारी को मात भी दी जा सकेगी। प्रदेश में कोरोना के हालातों में काफी हद तक सुधार हुआ है और इसे बरकरार रखने की जरूरत है। अभी भी कोरोना के प्रति कोई लापरवाही ना बरते और कोरोना नियमों की पालना यूं ही करते रहे। कोरोना के मामलों में कमी आने से सरकार और प्रशासन ने राहत की सांस ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लापरवाही बरते। ऐसे में लोगों को जरूरत है कि कोरोना नियमों का अभी भी सख्ती से पालन करें। वैक्सीन की बर्बादी को लेकर हरियाणा को देश में टॉप पर बताया जा रहा है, लेकिन अंबाला के स्वास्थ्य विभाग ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो देश भर के डॉक्टरों के लिए मिसाल कायम कर रहा है। हरियाणा में वैक्सीनेशन तेजी से जारी है और कई जगहों पर वैक्सीन की कमी के कारण महामारी मची हुई है। इसी के बीच राज्य में वैक्सीन की बर्बादी भी हो रही है। बहरहाल देश में अब तक लगभग 18 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं, जहां अभी भी देश की एक बड़ी आबादी का टीकाकरण करना एक बड़ी चुनौती है। वहीं लगातार वैक्सीन की बर्बादी सरकार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन बर्बाद करने के मामले में कुछ रिपोर्ट्स में हरियाणा को देश भर में टॉप पर बताया जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के अंबाला के स्वास्थ्य विभाग ने देश भर के डॉक्टरों के लिए एक बड़ी मिसाल कायम कर दी है। जी हां, अंबाला एक ऐसा जिला बन गया है जहां कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज बर्बाद नहीं हुई है। देखिए, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक भी डोज वेस्ट ना हो, और आपको हम बता देते हैं कि अंबाला में पूरे स्टेट में अगर देखा जाए तो अंबाला में सबसे कम वेस्टेज है। एक वाइल में 10 डोजेस की वाइल होती है, पर हम उसमें से 11 लोगों को वैक्सीनेट कर पा रहे हैं, इसलिए हमने अभी भी 0 वेस्टेज पकड़ी हुई है। अंबाला स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी उपलब्धि वाकई सराहनीय है। ऐसे में अंबाला शहर के विधायक भी खुद को स्वास्थ्य विभाग की तारीफ करने से रोक नहीं पाए। बीजेपी विधायक ने स्वास्थ्य विभाग और वैक्सीन लगा रहे स्टाफ की जमकर तारीफ की। आज अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, जो हाई कोर्ट के अंदर हल्फनामा गया है सरकार की तरफ से, जो एक बड़ी बात आ रही थी कि हरियाणा के अंदर वैक्सीन जो है बहुत परसेंटेज में वेस्ट हो रही है। आप देखेंगे सारे जिलों के अंदर कहीं ना कहीं वैक्सीन का लगा है कि वेस्ट हुई है। केवल अंबाला अकेला एकमात्र जिला है जहां पर जितनी वैक्सीन आई उससे फालतू भी 500-700 लोगों को इंजेक्शन लगा, वेस्ट नहीं हुई। यानी 1% भी वेस्टेज नहीं हुई अंबाला के अंदर। कोरोना संकट के बीच वैक्सीनेशन से लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। ऐसे में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन इसी बीच अंबाला स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी उपलब्धि वाकई सराहनीय है। हरियाणा प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम बदलने के साथ
बारिश हो रही है। बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है, जिस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। चक्रवाती तूफान ताउते का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। हरियाणा के कई जिलों में भी इसका प्रभाव देखा गया। बात अगर रेवाड़ी की करें तो यहाँ मौसम ने करवट ली और लोगों को गर्मी से राहत मिली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं कई जगहों पर अचानक बदलते मौसम के कारण लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ी। तेज बारिश और तूफान के चलते जल भराव की समस्या पैदा हुई तो कहीं पेड़ टूट गए। तस्वीरें रेवाड़ी के मिनी सेक्रेटेरिएट और तहसील कार्यालय की हैं। यहाँ कार्यालय के बाहर पेड़ टूटकर गिर पड़े। मौसम के बदलते मिजाज की तस्वीरें पलवल जिले से भी सामने आई। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से जहां लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली तो वहीं लोगों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं बारिश से किसानों को ये आस जरूर बंधी है कि बारिश फसलों के लिए काफी फायदेमंद होगी। पलवल जिले में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। लगातार 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं आज सुबह सुबह हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से पलवल शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है। लोगों को आने जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर इसका सीधा सीधा गर्मी पर पड़ा है। पहले गर्मी लोगों को काफ़ी परेशान कर रही थी, लेकिन अब गर्मी से राहत मिली है। मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। इस बारिश का जो लाभ है किसानों को भी मिल रहा है। किसानों की फसलों के लिए बारिश काफ़ी फायदेमंद है। आप देख सकते हैं किस तरह से पलवल में मौसम का नज़ारा है। बारिश के बाद कहीं न कहीं रफ्तार फिर से चलने लगी है। एक बार जिस तरह से बारिश थी तो रफ्तार में थोड़ी ब्रेक लगी थी। धीमी धीमी गति से यहाँ से वाहन निकल रहे थे। बारिश से आप देख सकते हैं ये था पलवल के मौसम का मिजाज जो हमने आपको बताया। लगातार 3 दिन से किस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सोनीपत पुलिस ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के अब कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कोहराम मचाने वाली कोरोना की अब रफ्तार कम हुई तो कुछ राहत मिली है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए तमाम राज्यों के साथ हरियाणा में भी बंदिशें जारी हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के तौर पर सुरक्षित हरियाणा लगाया गया। धीरे धीरे लॉकडाउन को अब बढ़ाया जा रहा है। इन सख्तियों का कहीं न कहीं असर भी अब देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना के आंकड़ों में अब कमी आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से लोग वही भूल करें और कोरोना को एक बार फिर से न्योता दे दें। कोरोना के नियमों को लेकर पुलिस भी सख्त है। वहीं सोनीपत में भी अब पुलिस कोरोना नियमों की पालना करवाने के लिए सख्त दिखाई दे रही है और शहर के चारों तरफ 6 नाके लगाकर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। पुलिस अब बेवजह घरों से बाहर घूमने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट करवा रही है। और जो टोटल अमाउंट की बात करूँ तो 492 चालान, यानी कि 3000 में से 492 चालान पेड हो चुके हैं, जिसका जुर्माना लगभग 10 लाख रुपए जमा हो चुका है और 2500 के करीब अभी चालान ऐसे हैं जिनका जुर्माना जमा होना बाकी है। सर, जिस तरह से कोरोना टेस्ट पुलिस करवा रही है चौक चौराहों पर, वहाँ पर कोई महिला ड्रामा करती है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाती है? जी बिल्कुल, मतलब जो भी हमारे मेडिकल टीम जहाँ पे लगाई गई है 5 नाके पे, जो मेन नाके हमने दुर्गा शक्ति को वहाँ डिप्लॉय किया। जैसे देवीलाल चौक पे आप देखेंगे तो वहाँ पे दुर्गा शक्ति हमारी खड़ी हुई है। जो भी बेवजह ऐसा ड्रामा करते हैं मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस का कहना है कि इस तरह घरों से बेवजह बाहर घूमने वालों को रोका जा सकता है और अगर कोई कोरोना से पीड़ित है तो उसकी भी जानकारी मिल पाएगी। वहीं अब तक 3000 के करीब मोटर व्हीकल के चालान कट चुके हैं और 3500 फेस मास्क के चालान किए जा चुके हैं। कोरोना को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाया हुआ है, सख्ती बढ़ाई हुई है। इसके बावजूद लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने अब सख्ताई बरतना शुरू कर दिया है। हरियाणा के जींद में कथित रूप से ऑक्सीजन का फ्लो कम होने की वजह से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। देश प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी का संकट अभी भी जारी है। रोजाना कई कोरोना मरीजों की मौत हो रही है और मौत की बड़ी वजह बन रही है ऑक्सीजन की कमी। ताजा मामला जींद से सामने आया, जहां सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन फ्लो कम होने से 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मरीजों के तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।
लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों से पल्ला झाड़ दिया। प्रशासन ने 3 मौतें होने की पुष्टि तो कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन फ्लो के कम होने की वजह से मौत होने के आरोपों को बिल्कुल सिरे से नकार रहा है। तो एकदम अचानक वेंटिलेटर का प्रेशर कम हो गया। हमने डॉक्टरों से बात की, उन्होंने कहा जी तकनीकी खराबी है, ठीक कर रहे हैं, लेकिन 9 वेंटिलेटर थे, सभी के सभी खराब होने की वजह से मेरी आंखों के सामने, मैं हालांकि 12 बजे गया था, उस टाइम भी उसी कमरे में एक बंदा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन वेंटिलेटर की कमी से शाम को 3 बंदे मेरे आंखों के सामने ही एक्सपायर हुए हैं। वहीं सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर गोपाल गोयल ने आरोपों को बिल्कुल निराधार बताया। उनका कहना है कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। देखिए, बिल्कुल ही तथ्यहीन और निराधार आरोप है, और ये हमारी सेवा और समर्पण के प्रति इससे बड़ा भद्दा मजाक कोई नहीं किया जा सकता। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप स्वयं जाके चेक कर सकते हैं। कल रात को 3000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन हमारे प्लांट में थी, और आज के दिन भी 2600, रात को सिर्फ 400 यूज हुई है। पूरी तरह ऑक्सीजन से लबालब भरा हुआ हमारा टैंक है, ऑक्सीजन की किसी तरह कमी नहीं है। जिस वार्ड की ये बात कर रहे हैं, उस वार्ड में हमारे 45 के करीब पेशेंट एडमिट हैं, जिसमें से 10 वेंटिलेटर पे थे। सारे के सारे पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं। अगर ऑक्सीजन में कमी होती तो किसी और को भी कोई दिक्कत होती। बाकी लोग वेंटिलेटर वाले भी ठीक हैं, ये वो लोग थे जो बहुत सीरियस बीमार हैं। परिजनों के आरोपों के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जो आरोप लगे हैं उनकी जांच करवाई जाएगी, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस वक्त जींद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अगर फिर भी कोई ऐसी बात हुई है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। नहीं, अभी डिटेल मुझे पता नहीं है, पता करके डिटेल फिर बताएंगे, और मुझे नहीं लगता ऑक्सीजन की कोई कमी की वजह से ऐसी घटना हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मामले की जांच के बाद ही असलियत का पता चल पाएगा। अब देखना ये होगा कि जांच में आखिर क्या निकलता है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बाप बेटी के एक साथ आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। आत्महत्या के बाद गुरुग्राम पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। साइबर सिटी गुरुग्राम के पौष सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाप और बेटी के एक साथ आत्महत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि सुशांत लोक के एक मकान में रहने वाले 85 वर्षीय रमेश गुप्ता और उनकी 59 वर्षीय बेटी मंजू बाला ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, जिसमें मृतक व्यक्ति ने अपनी बहू पर आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आज रमेश दास गुप्ता और उनकी बेटी मंजू बाला गुप्ता का शव मिला है, जिन्होंने प्रारंभिक दृष्टि से देखने से पता चला कि उन्होंने पंखे से लटक के और आत्महत्या की है, जिसके संबंध में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिस पे उन्होंने अपनी बहू करिश्मा के खिलाफ आरोप लगाए हैं कि उनसे तंग और परेशान आके उन्होंने सुसाइड को अंजाम दिया है, जिसके संबंध में हम केस रजिस्टर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट और आगामी कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले में एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, क्योंकि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बताया जा रहा है। इसीलिए पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना अब ये होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।